सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूज है, नेचर में क्या रोल है इसका, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माइटोसिस से कंप्लीटली डिफरेंट है मियोसिस। मैंने आपको बार बार प्लॉइडी सिखा रखी है, ठीक है? तो एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, जब भी लिखूं, पता नहीं जितने भी चैप्टर में लिखूं, बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ठीक है? हालांकि कई बार मैंने आपको समझा रखा है। अगर डिप्लॉयड बोला जाता है तो डिप्लॉयड का मतलब है कि वहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा इमेज है, मैं आपको शो करती हूँ, उसके बाद आपको डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट वाले केस में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ जो आपको क्रोमोसोम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी कॉपी है, 1 और 2? एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 1 है या 2 है? मैम 2। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 23 पेयर। सबको जब आप देख रहे हैं तो सबके पास क्या है, यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम का एक जो दूसरा सेट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे हैप्लॉइड सेल को देखते हैं तो इसके पास क्या है, एक पोजीशन पे एक ही क्रोमोसोम अवेलेबल है, दूसरा है ही नहीं। तो हैप्लॉइड का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 सेट ऑफ, कई बच्चे क्या समझते हैं, आप में से भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, अगर उनसे पूछो डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, क्या लिखते हैं आंसर? हैप्लॉइड सेल्स मीन सिंगल सेल, डिप्लॉइड सेल्स मीन्स 2 सेल्स। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं करेंगे। ये जो डिप्लॉयड सेल, ये जो आपको कैरियोटाइप दिख रहा है ना, मतलब क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जब न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं हम लोग, ठीक है? आपको पता है ये एक जायगोट के अंदर का है। यानी आप अपनी लाइफ में सिंगल डे, जब आप कैसे थे, यूनिसेलुलर थे जायगोट के फॉर्म में, तो उस जायगोट के अंदर जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो यही था। बस फर्क इतना है कि मेल चाइल्ड में एक्स वाई होगा, फीमेल चाइल्ड में एक्स एक्स होगा, बस, ठीक है? यहाँ देखिए हैप्लॉइड कंटेंट है। हैप्लॉइड बोलने का मतलब ये स्पर्म में होगा या ओवम में होगा, स्पर्म में होगा या ओवम में होगा। जहां जहां पे जर्म सेल्स की बात करी जाएगी वहां पे आपको हैप्लॉइड कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। अब एक अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ना है तो वापस फिर हमें इस टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? रीजन ये है कि पहला स्टेटमेंट ही इसका यही होता है कि माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज माइटोसिस ऑलवेज मेंटेन्स द प्लॉइडी ऑफ द सेल। अगर आप एक 2n वाले सेल में माइटोसिस कराएंगे तो ये जितने सेल डिवाइड करके देगा, आपकी मल्टी सेलुलर बॉडी बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया है, अगर आपका एक फिंगर कट हो जाता है गलती से, तो वहां पे कुछ समय के बाद हीलिंग हो जाती है, वो भर जाता है। क्यों भर जाता है? जो हीलिंग होती है तो क्या कोई दूसरे टाइप का सेल बनता है वहां पे? नहीं। और ऐसी हीलिंग होती है कि कुछ समय के बाद अगर माइनर कट है तो आपको पता भी नहीं चलता, बचपन से लेके आज तक कितने बार कट हुआ होगा, वो कभी पता भी नहीं चल पाता कि एक्चुअली वो कट हुआ कहाँ था। तो वो इतने डिसिप्लिन मैनर में ये माइटोसिस अपना वर्क करता है, ठीक है? तो माइटोसिस जब कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो इसमें आपने कुछ और चीजें क्या सीखी अभी जो मैंने इतना लेक्चर दिया, आपने सीखा, अच्छा रिपेयरिंग कौन करेगा, माइटोसिस। डेवलपमेंट कौन करेगा, माइटोसिस। आपकी बॉडी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर किसने बनाया, माइटोसिस। प्लॉइडी कौन मेंटेन करेगा, माइटोसिस। कुछ भी रटने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही, इजिली क्या है ये, कट टू कट आपको सब कुछ याद भी होगा और आपको समझ भी आ जाए। तो किसी भी तरीके का कोई भी रिपेयरिंग अगर आपकी बॉडी में होना है वो सिर्फ माइटोसिस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर कल को माइटोसिस होना इस नेचर में बंद हो जाए तो आप एक चीज सोच के देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में जो सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल जो वर्क्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो किसकी वजह से, किस कॉन्फिडेंस की वजह से किसी की भी सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है? इसी कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ भाई ठीक है, आज अगर हम कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद इसकी हीलिंग हो जाएगी, और होगी ही होगी। अगर नहीं होगी फिर कोई बंदा पागल है जो बोलेगा कि भाई नहीं, मैं जिंदगी भर का पेन टोलरेट करूंगा, बोलेगा इससे अच्छा तो भाई
मैं ना कराऊं सर्जरी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा सो देखा जाएगा। तो ये सब किसका सिग्निफिकेंस है? ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आसान सा आपको समझ आ गया। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। नहीं नोट हो पाएगा कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रॉपर नोट्स जैसे एज इट इज आपको लिखा हुआ दिखता है वैसे आप नोटबुक में बना लेना। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज जो अभी अभी आपने सीखा, माइटोसिस इज known as equational division. Because mitosis always maintains ploidy of the cell. ये क्या करता है? सेल की प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम करता है। एंड यूनिसेलुलर organism transformed into multicellular organism due to mitosis. Then mitosis helps in repairing and development. चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस मैम, डन। चलिए ठीक है, नोट जरूर कर लेंगे जैसे एज इट इज आप स्कूल की नोटबुक बनाते हैं वैसे ही नोट जरूर कर लेंगे। कभी भी किसी भी तरीके से जो क्रोमोसोमल नंबर है या जो रेशियो है क्रोमोसोम का, कभी भी किसी भी कीमत पे ये उसमें कोई भी एरर डिस्टरबेंस कॉज नहीं करता है। हाँ, अगर हुआ, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते मैम अगर हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? अगर हुआ तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स लीड करेंगे आगे जाके, जो कि आपको ट्वेल्थ क्लास में वन बाई वन करके बहुत सारे डिसऑर्डर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स में आपको पता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है, आपने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सब पढ़ा था आपने। तो उन सब में जो ग्रोथ लगातार होता रहता है वो भी माइटोटिक डिवीजन है। वो भी क्या है? माइटोटिक डिवीजन है। एक ही लाइन है, हालांकि अब नीचे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए इसमें। इन प्लांट सेल्स mitosis occurs in meristematic tissues. प्लांट्स में देखिए ऊपर से जैसे कैसे चाय वगैरह के बागान होते हैं, तो वहां पे जो है जो फॉर्मेशन वो करते हैं बार बार उसकी कटिंग करते रहते हैं। तो कटिंग तो इसलिए कर रहे हैं ना, उनको पता है कि वो उसका जो एपिकल पार्ट है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो कौन ग्रो करा रहा है उसको? माइटोटिक डिवीजन करा रहा है। कौन करा रहा है? माइटोटिक डिवीजन करा रहा है। माइटोसिस इन
apical and lateral cambium result in continuous growth of plants throughout their life. पूरी लाइफ उसका क्या करेगा, ये ग्रो कराने का काम करेगा। एक बस कैम्बियम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए। हालांकि अब वो पोर्शन आपके सिलेबस से ही डिलीट कर दिया गया है, बट कोई बात नहीं, सीखना तो है ही आपको। बस सिर्फ एक बेसिक जो है ना, डायग्रामेटिकली आप उतना समझेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कैम्बियम। मैम ये रूट्स में होता है ना? किसमें आता है? मैम ये रूट्स में प्रेजेंट होता है क्या? रूट्स में भी होगा, स्टेम में भी होगा। देखिए ये क्या है, आपने जो ट्रांसफर सेक्शन करा ना, किसी चीज को ऐसे काटा है तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो उसमें बाहर की तरफ जो सेल का लेयर है वो हमेशा प्लांट्स के केस में क्या होगा, कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर तो खैर वन एंड ओनली एपिडर्मिस को छोड़ के और कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, पिंक कलर का यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज जाइलम, ये सबके सब जाइलम है। और यहाँ जो आपको स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज फ्लोएम। ठीक है, इनके बीच में सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लिखा है ना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये ऐसा नहीं कि पहले से ही ऐसा बन जाता है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, इनके मिड में एक कैम्बियम फॉर्म होता है। ठीक है, सबका कैम्बियम फॉर्म हुआ, फिर वो धीरे धीरे करते करते ज्वाइन हो जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है ये। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और जो आप देखिए इसके गैप के बीच में आ रहा है, वेस्कुलर बंडल के बीच के गैप गैप में आ रहा है ना, ये सब हो जाएगा आपका इंटर, मतलब बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं इसको। बस इतना सा बात है। तो कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ में काफी हेल्प करता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैम्बियम का नाम जो है वो लिखा है। ये 9th में भी था आपके पास, बट आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।